मेरा नाम टुम्पा है और मैं कोलकाता से हूँ। ये कहानी मेरे नाना जी की है। मेरे नाना जी के पिता एक ज़मींदार थे। उनके पास बहुत सारे खेत और तालाब थे। मेरे नाना जी घर के सबसे बड़े बेटे थे, इसलिए सारे खेतों और तब्बों की ज़मींदारी उन्हीं पर थी। मेरे नाना जी बताते थे कि वो हर रोज़ सुबह 4 बजे खेतों में जाते और रात को वापस आते उन्हें काफ़ी देर हो जाती थी। एक रात नाना जी को वापस आते आते रात के 2 बज गए। उस दिन उन्होंने तालाब से मछलियां निकाली थी, इसलिए उन्हें देर हो गई। घर आते हुए वो कुछ मछलियां अपने साथ लेकर आ रहे थे। नाना जी रास्ते से घर आ ही रहे थे कि उनके पीछे से आवाज आई। कहाँ जा रहे हो? थोड़ी मछली मुझको भी दे दो। इतनी रात वहां कौन हो सकता है जो मछली मांग रहा है? नाना जी समझ गए थे, ये जरूर कोई प्रेत है। नाना जी बोले, ये तो कच्ची मछलियां हैं। तुमको मछली खानी है तो मेरे घर चलो, मैं तुमको पक्का आके खिलाऊंगा। इतना कहकर नाना जी अपने रास्ते चलने लगे, लेकिन तभी उनके पीछे से फिर से आवाज आई। कहाँ जा रहा है? जरा पीछे तो मुड़ के देख। लेकिन मेरे नाना जी को पता था कि ऐसी किसी आवाज पर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने पीछे नहीं देखा, बस किसी तरह हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे। लेकिन उनको नहीं पता था कि वो प्रेत भी उनके पीछे पीछे उनके घर तक आ जाएगा। नाना जी घर पहुंच गए, उनके साथ वो प्रेत भी उनके घर आ गया। घर पहुंचे तो नाना जी की माँ उनका डरा हुआ चेहरा देख के समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने नाना जी से पूछा तो नाना जी ने उनको सारी बात बता दी। तो बड़ी नानी ने एक प्लान बनाया। उन्होंने देखा कि वो प्रेत भी खिड़की के बाहर खड़ा था और वो असल में एक औरत थी जिसने लाल और सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसने बहुत ही लंबा घूंघट किया हुआ था और बाहर खड़ी वो खिड़की से अंदर झांक रही थी। तो मेरी बड़ी नानी ने मछलियाँ तलना शुरू कर दिया। उन्होंने उस प्रेत से हिम्मत करके कहा कि ये लो, मछली पक गई है। तो उस प्रेतनी ने मछली लेने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, बड़ी नानी ने उसके हाथ पे गरम तेल डाल दिया। तेल डालते ही वो औरत वहां से भाग गई, भयानक आवाज निकालते हुए, और जाते जाते बोली, मैं मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। लेकिन उसके बाद से नाना जी की तबीयत खराब रहने लगी। फिर उनका झाड़ फूक करवाया गया, जिसके बाद से वो बिल्कुल ठीक हो गए। फिर कुछ टाइम बाद नाना जी की शादी हो गई। उस टाइम मेरी माँ शायद 8 साल की थी। उनके घर के आंगन में तब बहुत सारे इलायची के पौधे हुआ करते थे। तो एक रात मेरे नाना जी की माँ बाहर आंगन में टॉयलेट करने गई थी। जैसा आपको पता है कि गांव में पुराने जमाने में बाहर ही टॉयलेट किया जाता था। खैर, लेकिन तभी उनकी जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर मेरी माँ भी भागी भागी बाहर गई। तो वो भी बहुत ही ज्यादा डर गई। उन्होंने देखा कि उन इलायचियों के पौधे के बीच दो बड़ी बड़ी लाल आंखें चमक रही थी। मेरी माँ डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। फिर घर के सब लोग उन दोनों को अंदर ले गए। कुछ देर बाद जब मेरी माँ को होश आया, तब उन्हें पता चला कि मेरी माँ की मौत हो चुकी है, यानी मेरी नानी की। माँ को बहुत सदमा लगा। सबको यकीन था कि ये उसी औरत का काम है जिसको उस दिन नानी ने चलाया था। उसने अपना बदला ले लिया था। फिर साल 2006 में मेरी शादी हो चुकी थी। शादी के 2 महीने बाद एक बार जब मैं अपने हस्बैंड के साथ पहली बार अपने घर गई थी, तो हम सब लोग मार्केट जा रहे थे कुछ लेने के लिए। मैं और मेरी मम्मी आगे थे और मेरे हस्बैंड और पापा पीछे बैठकर कुछ बात कर रहे थे। तभी चलते चलते अचानक मेरी मम्मी गंदी गंदी गालियां दे रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी को अचानक ऐसे हुआ क्या। हमने ज़्यादा बात नहीं की और वापस घर आ गए। फिर रात में खाना खाते हुए मेरी मम्मी ने मेरे हस्बैंड के कानों में कुछ बोला, लेकिन वो मुझे नहीं बता रही थी। उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी मुझे कुछ बताने को मना कर दिया था। फिर एक हफ्ते बाद अचानक उन्होंने फिर से मेरे हस्बैंड को कॉल किया और उनको कुछ बताया।
लेकिन वह सब मुझे बताने को मना कर रही थी। लेकिन कुछ महीने बीत जाने के बाद एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से पूछ ही लिया कि उस मम्मी ने क्या कहा था। मेरे हस्बैंड मुझको नहीं बता रहे थे, लेकिन मेरे बहुत जिद करने के बाद उन्होंने जो मुझे बताया वो यकीन ही नहीं हुआ। मम्मी ने बताया था कि जब वो वहाँ से जा रहे थे तो उनको वहाँ वही लाल और सफ़ेद कपड़े वाली औरत दिखाई दी थी। उसके बाल बिखरे हुए ज़मीन तक पहुँच रहे थे और उसके पैर उल्टे थे। मम्मी उसको देख के उसको गालियाँ देने लगी, जिससे कि वो वहाँ से भाग गई। मम्मी के गालियाँ देते ही वो औरत एक नारियल के पेड़ पर चढ़ गई और गायब हो गई। वो वही प्रीति थी जिसने मेरी बड़ी नानी की जान ली थी। वो मेरी मम्मी को कई बार दिखाई दे चुकी थी, लेकिन वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, शायद इसीलिए क्योंकि मेरी माँ के साथ उनकी दादी का आशीर्वाद है। ये सब सुन के मैं डर ना जाऊँ, इसलिए मेरी माँ ने मुझे ये बताने से मना किया था। वो सब सुन के मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अगले 1 साल तक घर जा सकूं। और इसी के साथ साथ एक और कहानी, ये वाली कहानी मेरी छोटी बहन रूबीना के साथ घटित थी। उस वक्त मेरी बेटी 5 साल की थी। मैं अपने परिवार के साथ अपने मामा के घर गए थे और वहाँ बहुत मस्ती की थी। लेकिन वहाँ से वापस आने के 1 दिन पहले हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सबको बहुत डरा दिया था। जिस जगह हम गए थे वहाँ बहुत दूर दूर तक खेत ही नहीं थे। जिस जगह हम गए थे वहाँ दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत थे। जहाँ रात में बहुत अंधेरा रहता था वहाँ लोग शाम 7 बजे ही खाना खा के सो जाया करते थे। पापा के मामा के घर के ठीक पीछे पद्मा नदी थी, बस 10 कदम की दूरी पर, और नदी के साथ में एक शमशान घाट भी था। फिर आने से 1 दिन पहले मैं और मेरी बहन उस नदी के पास गए थे। तभी मेरी बहन मुझको आवाज़ लगाने लगी, बोली, दीदी वो देखो पेड़ के ऊपर कोई बैठा है। मैंने कहा, क्या बकवास कर रही है, यहाँ तो कोई नहीं है। वो बोली, वो देखो उस पेड़ के ऊपर उसके लंबे लंबे हाथ और पैर हैं। मैंने पेड़ पे देखा लेकिन मुझे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं डर गई और वहाँ से भागने लगी। मुझे भागते देख मेरी बहन भी भागने लगी। हम घर में आ गए और फिर खाना खा के सो गए। लेकिन फिर अगली सुबह अचानक मेरी बेटी बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बहन सामने बैठी हुई थी। उसकी आँखें बिल्कुल लाल थी और वो आँख फाड़ के मेरी बेटी को घूरे जा रही थी। वो देख के मैं बहुत डर गई। फिर दोपहर मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ मौसी नदी की तरफ जा रही है। मैं बाहर गई तो देखा कि मेरी बहन अपने बाल बिखरे हुए पीछे नदी के पास जा रही थी। मैंने जल्दी से पापा को आवाज़ लगाई तो पापा ने भाग के उसको पकड़ लिया। फिर उसके बाद पापा उसको लेकर एक पीर बाबा के पास गए तो बाबा ने बताया कि इसके ऊपर एक डाकनी का साया है। वो सुन के हम सब लोग चौंक गए। 2 दिन तक उसका झाड़ फूक चल रहा था। फिर पीर बाबा ने उसको एक ताबीज़ दिया और कहा कि इसे कभी खोलना मत और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। आज इस बात को बीते हुए 5 साल हो चुके हैं। वो ताबीज़ आज भी मेरी बहन ने पहना हुआ है। ये कहानी मेरी छोटी बहन रबीना की है।